नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। नॉन स्टॉप कवरेज जारी है मुंबई से, क्योंकि मुंबई में एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की कल रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर इसका शक जताया जा रहा है। इस सब के बीच सलमान खान के समर्थकों में खौफ नजर आया, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर, ये वही तीन शूटर्स हैं जिन्होंने कल बीती रात को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और ये दो शूटर्स कल देर रात ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। इस सब के बीच ये वो पोस्ट है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की गई है, और इस पोस्ट में दरअसल सबसे पहले जो लिखा है वो देखिए, ओम जय श्री राम, जय भारत जीवन का मूल समझता हूं, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूं, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बंध रहे हैं, या एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये तमाम बातें जो इस पोस्ट में लिखी गई हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये पोस्ट यहां पर की गई है। इसके आगे लिखा गया है प्रॉपर्टी डीलिंग का जिक्र यहां पर सलमान खान का 2 बार यहां पर नाम आ रहा है, दाऊद गैंग की हेल्प का जिक्र यहां पर हो रहा है, और ये तमाम बातें उस पोस्ट में लिखी गई हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की गई है। अब दरअसल इस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच पुलिस यहां पर कर रही है। इंद्रजीत, मेरे सहयोगी, और राहुल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल पांडे का सीधे रुख करेंगे इस वक्त मुंबई से। राहुल पांडे, किस तरह की अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है? लॉरेंस गैंग की तरफ से जो पोस्ट का दावा किया जा रहा है, क्या इस पर मुंबई पुलिस कह रही है? जी बिल्कुल, एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस पोस्ट में कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई का एंगल की बात कही जा रही थी, इस पोस्ट के जरिए वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट होते जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक पुलिस ने कुछ पुष्टि नहीं की है, लेकिन हाँ, मुंबई पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, स्पेशल कमिश्नर देवेंद्र भारती ने इतना जरूर कहा है कि पोस्ट पुलिस के संज्ञान में जरूर आया है, और इस पोस्ट को जो है इसकी जांच की जा रही है। आपको याद होगा जब 14 अप्रैल के दिन सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, और फायरिंग की घटना के बाद भी कुछ इसी तरह का पोस्ट जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच पुलिस ने उस पोस्ट की थी, और उसके बाद ये लॉरेंस बिश्नोई का एंगल सलमान खान के फायरिंग में निकल कर आया था। ठीक उसी तरह का कुछ इस बाबा राहुल बने रहेगा। यशवर्धन झा आजाद, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। यशवर्धन जी, एक हाई प्रोफाइल, एक बड़े नेता को यूं इस तरह से सरेआम उसका मर्डर कर दिया जाना, और अब इस लॉरेंस गैंग की तरफ से जो पोस्ट का दावा किया जा रहा है, कैसे कनेक्शन है ये? जेल में बैठा एक डॉन या एक गुर्गा कैसे वो इस तरह की एक बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है? इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी की गई थी, उससे 2 साल पहले सलमान खान को धमकी दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र जो है काफी आ रहा है आजकल, और ये बात सही है कि जेल से ही इनके गुर्गे कार्रवाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इसकी जांच और खंगाल हो जानी चाहिए पूरी तरह से, क्या ये वाकई लॉरेंस बिश्नोई का है। लेकिन ये बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि ये एक टारगेटेड किलिंग है, और पुलिस में इसे बिल्कुल ही पिन पॉइंट किलिंग कहते हैं, जो कि खास किसी दुश्मनी से या व्यावसायिक कारणों से की गई है। और इस कारण में आप किसी भी गैंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलेस कि आपकी कोई जाति दुश्मनी किसी पर्टिकुलर गैंग से रही है। ये जाहिर है कि बंबई में काफ़ी रियल एस्टेट को लेके, स्लम डेवलपमेंट को लेके काफ़ी ऐसी एनमिटी चलती रहती है, और ऐसा ही बताया जा रहा है कुछ इस केस में। शायद हो सकता है कि पुराने एनमिटी के चलते हो। लेकिन पहले तो ये भी कहना चाहूँगा मैं कि इस व्यक्ति ने पहले पुलिस को रिपोर्ट की थी कि इनको धमकियां मिली हैं, और जब इनको धमकियां मिली थी तो उसके बाद इन्हें तत्काल वाई क्लास सिक्योरिटी भी दे दी गई थी, बिकॉज ये उसी पार्टी में बल्कि एनसीपी में शिफ्ट कर गए थे कांग्रेस से। जाहिर है कि जब ऐसी सिक्योरिटी मिल गई थी और वो अपने बेटे एमएलए
कि घर से बाहर निकले थे तो उनकी सिक्योरिटी वाकई बिल्कुल चौकसी और इसमें होगी। और ये बताया जाता है कि गाड़ी में बैठते समय जब ये अटैक हुआ था तो उस समय वो पर्सनल प्रोटेक्शन यूनिट कहाँ थी, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि औपचारिक तौर से अभी भी स्टेट के तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। और जब ऐसे लीडर की या एक पॉलिटिशियन की हत्या होती है तो यह आवश्यक है कि इतने घंटे बाद आकर बताएं किस परिस्थितियों में ऐसा हुआ, क्या पुलिस ने रिएक्ट नहीं किया। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक व्यावसायिक गलती भी हुई है पुलिस द्वारा। ये एक अक्षमता का भी द्योतक है कि अगर आपको धमकी मिल चुकी है, पुलिस को जानकारी है, आपने पर्सनल प्रोटेक्शन सुरक्षा में लगाए हैं और उसके बाद भी अगर हत्या होती है तो प्रश्न उठने बिल्कुल ही सही है। ठीक सर, आपके पास लौटते हम, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, आरोपियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 24 पर, क्योंकि जो आरोपी हैं 2 कल ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने, सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे आरोपी की भी पहचान यहां पर हो गई है। इन दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। यूपी के बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है शिव कुमार, यानी कि 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के और एक हरियाणा का। एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो आरोपी था वो कल ही देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 शूटर बहराइच के कैसरगंज के रहने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक शूटर हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। 2 की गिरफ्तारी कल हो गई थी, तीसरे की पहचान जो फरार था, और यही जो घेरे में आपको आरोपी नजर आ रहा है यही वो था जो कल फरार होने में कामयाब रहा था। इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस सबके बीच घर, ये देखें कैथल का रहने वाला है आरोपी और उसका ये घर भी, जहां पर पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है। हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में लगातार मुंबई पुलिस है, और ये वही तस्वीरें हैं जहां आरोपी रहते थे। ये दोनों तस्वीरें, एक घर आपके सामने वो हरियाणा के कैथल का, ये आरोपी गुरमैल सिंह का घर है कैथल में, जो पहली तस्वीर आपके सामने है। जो दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच की है, ये आरोपी शिव कुमार का घर है। ये 2 जगहों से शूटर आए, बकायदा 20 से लेकर 25 दिन, करीब 1 महीना हम कह सकते हैं कि ये मुंबई के ही कुर्ला इलाके में वहां पर रह रहे थे, और इस सब के बीच बकायदा लगातार रैकी कर रहे थे, बाबा सिद्दीकी को फॉलो कर रहे थे, और इसके बाद बाबा सिद्दीकी को कल इन्होंने अपने निशाने पर भी ले लिया। दोसर लड़का बतावत रहा तो हम घबराए गए, पूछे कि का होएगा का होएगा, तब वो बताए हमसे, तो हम रोवे लागिन, देह थरथराए ला कि का हुई गो भैया। तो कहन कि जौन लड़का तुम पूनम रहा है वो ऐसा कांड हुई गवा है, वो भवा का सुबेरे मिला सूचना, दोसर लड़का बतावत रहा तो हम घबराए गए, पूछे कि का होएगा का होएगा, तब वो बताए हमसे, तो हम रोवे लागिन, देह थरथराए ला कि का हुई गो भैया। तो कहन कि जौन लड़का तुम पूनम रहा है वो ऐसा कांड हुई गवा है, वो भवा। तो आरोपी शिव कुमार की मां को आपने सुना, और साथ ही शिव कुमार की तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपके सामने, वो न्यूज़ 24 पर। ये पहचान हो चुकी है तीसरे आरोपी की भी, लेकिन सवाल दरअसल इसी को लेकर हो रहा है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम दिया गया, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? 10 बड़े खुलासे आपको बताते थे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, सोशल मीडिया पोस्ट करके। इस सबके बीच एक और बड़ी बात जो इसमें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि पुलिस अभी इसको क्लियर कर रही है, जो पोस्ट यहां पर की गई है कि उसमें जो दावा किया जा रहा है वो कितना सख्त है। एक और बात, बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला और इसमें सलमान खान का जिक्र भी किया जा रहा है। तीसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर से बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई। तीनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है, 2 गिरफ्तार हैं। हर शूटर को खर्च के लिए 50-50 हजार रुपया दिया गया था, और ये तीनों शूटर किराए के मकान में 1 महीने से रह रहे थे। बाकायदा 1 महीने से मुंबई के कुर्ला इलाके में ये मौजूद थे। कुर्ला में किराए के मकान में 25 से 30 दिनों से रह रहे थे। जाहिर तौर पर लगातार आना जाना होगा, बाबा सिद्दीकी को फॉलो कर रहे थे। वही बाबा सिद्दीकी जो कि एक दिग्गज नेता थे। तीनों आरोपी पुणे में स्क्रैप व्यापारी के यहां पर काम करते थे। शिव कुमार ने कुछ महीने पहले धर्मराज को पुणे काम के लिए बुलाया था, और इस सब के बीच अहम बात यह भी कि सुपारी देने वाले शख्स ने शिव और धर्मराज से गुरमैल की मुलाकात करवाई थी। गुरमैल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है शूटर नंबर 3 शिव कुमार। अब सवाल इसी बात को लेकर हो रहा है
सवाल इसी बात को लेकर हो रहा है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये शूटर है शिव कुमार। 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले शूटर है, बहराइच के और एक हरियाणा के कैथल के। 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे की पहचान यहां पर हो चुकी है। इस सब के बीच सवाल इसी को लेकर बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, बताइए। अब जरा इस सिलसिले तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के सरेंडर को हम देखते हैं, क्योंकि 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला इलाके में ये शूटर तीनों वहां पर रह रहे थे। कुर्ला में किराए का मकान का रूम लिया हुआ था, शूटर वहां पर मौजूद थे, जाहिर है इसलिए वहां पर आए थे कि बाबा सिद्दीकी को फॉलो कर सके, रैकी कर सके। हर महीने कमरे का 14,000 रुपया किराया था, वो भी दिया जा रहा था। वारदात से पहले करीब 1 महीने रैकी इन्होंने की और यही था कि पिन पॉइंट उसी जगह पर पहुंचे, दफ्तर के बाहर बाबा सिद्दीकी के घर और उनके ऑफिस की लगातार रैकी की जा रही थी। इस सब के बीच वारदात से पहले काफी देर बाहर इन्होंने इंतजार किया और कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि ये जब सवार होकर वहां पर आए थे वो इस सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आ रहा है। ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो जानकारियां हैं, वो दरअसल एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि 1 महीने से शूटर वहां थे, बाबा सिद्दीकी की रैकी की जा रही थी। वो बाबा सिद्दीकी जो कि इस वक्त जो गठबंधन की सरकार है उसमें एक अहम हिस्सा एनसीपी अजित पवार गुट भी है, उसके वो नेता थे। 3 बार के विधायक, पूर्व मंत्री के साथ अगर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, सवाल बड़े होते हैं। इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए। इंद्रजीत, सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है, सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। एक हाई प्रोफाइल नेता, राजनेता जिसके बड़े अभिनेताओं से कनेक्शन है, उसकी 1 महीने से रैकी की जा रही थी। वाई कैटेगरी सुरक्षा जिसके पास थी, क्या इतना आसान है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए उसको मार देना? जी बिल्कुल, मुंबई जैसे शहर में बिल्कुल आसान नहीं है और 1 महीने से ज़्यादा उन शूटरों ने रेकी की। कुर्ला जैसे इलाके में रहे, कुरियर से उनको हथियार आया, इसके बाद हत्या की। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ज़रूर उठेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि जब उनके साथ पुलिस के जवान मौजूद थे तो फिर अगर कोई रेकी कर रहा था, कोई बार बार दिख रहा था, तो उसकी पहचान क्यों नहीं की गई? जैसा कि सिद्दीकी परिवार का दावा है कि 15-20 दिन पहले जो उनकी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जान के खतरे की शिकायत की थी मुंबई पुलिस को, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि उनको इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन उनकी सुरक्षा जरूर थी और सुरक्षा चाक चौबंद थी। ये जो घटना हुई है वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर हुई है, जब वो अपने बेटे के दफ्तर, जिसान के दफ्तर से निकल रहे थे और जो सिग्नल है, खेरवाड़ी का सिग्नल है, उसके पास अभी पहुंचे ही थे, तभी पटाखे की आवाज़ आने लगी। वहाँ रुके, तभी शूटरों ने वहाँ पर फायरिंग की। सबसे बड़ी बात यह है कि जब शूटर यहाँ पर रेकी कर रहे थे तब किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? अगर 15 दिन पहले सचमुच उन्होंने शिकायत की थी तो पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की, उस पर जांच किस तरह से आगे बढ़ाई? ये सारे सवाल उठेंगे। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी हमले की जिम्मेदारी ली है सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा, लेकिन मुंबई पुलिस इसको वेरीफाई कर रही है। मुंबई पुलिस के स्पेशल कमिश्नर जो हैं देवेन भारती, उनका कहना है कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई जाँच को गुमराह करने के लिए तो नहीं किया गया है या सचमुच सही है या नहीं है। ये सारी चीजें वेरीफाई होगी, जो लेकिन जो पैटर्न है वो निश्चित तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम का दिखता है। नजरें बना रखें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर। सवाल इसलिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन झा आजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशोवर्धन जी, मुंबई में पिछले दिनों हम बहुत कम इस तरह की खबरें आती थी कि गैंगवार हो रही है या किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी हाई प्रोफाइल को निशाना बनाया गया, लेकिन सलमान खान को LBGB गैंग जिसको कहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, उसके जरिए धमकी का मामला सामने आया जब सलीम खान साहब पार्क में टहलने गए थे। उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई और अब बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाना। क्या सब इतना आसान है? मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को यहां पर अंजाम दिया गया और गैंग एक्टिव हो रही हैं मुंबई में। देखिए, ऐसा है कि ऐसी जो टारगेटेड किलिंग है वो किसी भी स्टेट में हो सकती है। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि बिल्कुल ही, इसका मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही ज्यादा खराब है या बिल्कुल ही बदहाल है। इस केस में जो किलिंग है वो बिल्कुल ही पिन पॉइंट किलिंग है, पिन पॉइंट किलिंग है। लेकिन सबसे जो इसमें 2 चीजें बड़ी अहम बातें हैं ध्यान देने की। एक तो यह है कि वाई सुरक्षा जो इनको दी गई थी, क्या इनको थ्रेट के आधार पर दी गई थी या पहले से दी गई थी? नंबर 1। नंबर 2, अगर यह सुरक्षा दी गई थी पहले से,
तो इसका मतलब ये सुरक्षा उतनी दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि जैसा कि अभी बताया गया था कि उन्होंने जब ये बताया धमकी के बारे में तो मुंबई पुलिस ने उतने ध्यान नहीं दिया। अगर ये वायु सुरक्षा धमकी के बाद दी गई थी तो इसका मतलब यह है कि इंटेलिजेंस को जरूर देखना चाहिए था कि इसके काउंटर मेजर्स में क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं 1 महीने से ये गुर्गे इनका पीछा कर रहे थे। तो इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये इस बात का द्योतक है कि सिक्योरिटी में जरूर एक गैप हुआ है। तो बता रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट के कोई असेलेंट आके उनको मारते हैं, तो इसमें जो उनकी प्रोटेक्शन यूनिट थी उन्होंने क्यों नहीं फायर किया, ये समझ में नहीं आता। और ये भी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं सर, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं क्राइम ब्रांच को लेकर किस तरह की अपडेट से क्राइम ब्रांच की जांच कहां तक पहुंची और किस तरह से इस पूरे क्राइम को ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे इसको अंजाम दिया गया, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग हुई। ये क्राइम ब्रांच का बयान सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा है कि 6 राउंड फायरिंग उन पर की गई थी। दफ्तर के बाहर का ये पूरी वारदात है। 6 राउंड फायरिंग हुई, क्राइम ब्रांच ने इसको लेकर कहा है। और 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी। 1 गोली उनके सीने में लगी थी, 2 उनके पेट में लगी थी, यानी 3 गोलियों ने उन्हें हिट किया। 6 गोलियां उन पर मारी गई थी, फायर हुआ था। जल्द ही तीसरी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, तीसरे आरोपी की पहचान कर ली गई है। ये क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। और तीसरा आरोपी लगातार इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, शिव कुमार के नाम इसका नाम शिव कुमार है, उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। और दरअसल यही मेन शूटर था, इसी ने ही ये पूरी डील यहां पर की थी। तो बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग यहां पर हुई थी और 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को जाकर लगी थी। तीसरे आरोपी की पहचान यहां पर कर ली गई है। इस सब के बीच आपको यह भी बताएं, वो वक्त और वो जगह, उस वक्त और उस जगह के बारे में आपको बताते हैं जब बाबा सिद्दीकी पर निशाना लगाया गया। रात के 9:30 बजे जगह थी बांद्रा का खेरवाड़ी इलाका। पटाखे फोड़ते समय 3 लोग वहां पर उतरे, जिस भी वाहन में वो सवार होकर वहां से आए थे। शूटर्स मुंह पर रुमाल बांधकर आए थे। बताया जा रहा कि वो टैक्सी में सवार होकर आए थे। शूटर्स मुंह पर रुमाल बांधकर आए थे। इधर पटाखे फोड़े जा रहे थे, उधर इन्होंने फायरिंग कर दी। बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की गई। क्राइम ब्रांच कह रहा है 6 राउंड फायरिंग हुई है, 3 गोली चूंकि बाबा सिद्दीकी को लगी है। और इसके बाद बाबा सिद्दीकी संभल नहीं पाए, 2 गोली उनके पेट में और 1 गोली सीधे उनके सीने में, उनके चेस्ट में जाकर लगी है बाबा सिद्दीकी के। इसके बाद फौरन 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर भी लगी हैं। गाड़ी की तस्वीर भी सामने आई थी, जिस गाड़ी में बाबा सिद्दीकी बैठकर जा रहे थे दफ्तर से निकलकर। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े, अनकॉन्शियस वहां पर हो गए थे, क्योंकि 3 गोलियां लगना, जहां से उन्हें सीधा लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लीलावती अस्पताल में इसके बाद तमाम वीआईपी मोमेंट वहां पर शुरू हो गए। लेकर गए थे उन्हें, लेकिन बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं जा सका। सवाल इसी को लेकर हो रहा है, जिस शख्स के पास संजय राउत ने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। संजय राउत, बाबा सिद्दीकी मर्डर पर संजय राउत का बड़ा बयान। शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं संजय राउत। वो कह रहे हैं फडणवीस से गृह विभाग लें राज्यपाल। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और होम मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर पर अब इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब कह रहे हैं कि राज्यपाल उनसे गृह मंत्रालय ले लें। बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे। तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। अंकुश जायसवाल मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ एक वो भी जुड़ चुके हैं। अंकुश, फडणवीस से गृह मंत्रालय ले लिया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर जब से खबर आई बाबा सिद्दीकी के मर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था कहां है देश की आर्थिक राजधानी की?
और जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था कहाँ है आर्थिक राजधानी की, जब कोई इतनी बड़ी राजनीतिक हस्ती के साथ इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, खुलेआम उसको गोलियों से उसका खून किया जा सकता है, तो आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने तो लाजमी है। तो विपक्ष इसको लेकर काफ़ी हमलावर है, खास करके जब आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है, कभी भी किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में अगर भविष्य में प्रचार के दौरान अगर ये मुद्दा राजनीतिक हो तो इस पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं सलमान खान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट में हूं। ये वही गैलेक्सी अपार्टमेंट है जहां पर अप्रैल महीने में कुछ इसी तरीके से सुबह के तड़के फायरिंग हुई थी, और वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जो है जांच की सुई जाकर पहुंची हुई थी। इसी तरीके से बाइक पर दो हमलावर आए थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गैलेक्सी अपार्टमेंट में यहाँ पे गोलियां बरसाई थी, और पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुजरात से मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो अभी फिलहाल जो इस मामले में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में जो मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसकी भी सुई जो है लॉरेंस बिश्नोई की और बढ़ रही है। हालांकि अभी भी ये अनकन्फर्म चीजें हैं, सूत्रों के मुताबिक है, इसको लेकर अब तक मुंबई पुलिस कुछ कह नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके से दूसरे राज्यों में तार जाकर जुड़े हुए हैं इस पूरी हत्या के, तो उससे आकलन यही लगाया जा रहा है। तो एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और खास करके अगर हम पिछला कुछ इतिहास देखें मुंबई और उसके आसपास के शहरों का, वहां पर खुलेआम इस तरीके की गोलियों की वारदात कह ले या फिर हिट एंड रन की बात कर ले, तो आम घटनाएं जो है काफी आम सी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर विपक्ष काफी आक्रामक है, और सीधी सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और यही वजह है, और ये वजह है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता देते हैं। लगातार चूंकि 2 आरोपी कल ही रात को गिरफ्तार कर लिए गए थे, तीसरे की पहचान कर ली गई है। दावा यही क्राइम ब्रांच की तरफ से मुंबई की कि उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस सबके बीच बड़ी खबर, थोड़ी देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जाहिर है गुरमैल सिंह और धर्मराज, जिन्हें कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, थोड़ी देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और यहां से उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा ताकि आगे उनसे पूछताछ हो सके, क्योंकि शूटर्स तो गिरफ्त में आ चुके हैं 2। हैंडलर्स कौन है इनका, इसको लेकर जरूर यहां पर सवाल होंगे। राहुल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। राहुल क्राइम ब्रांच पर इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, सवाल इसी को लेकर, 2 गिरफ्तार है जिनकी पेशी होगी, तीसरा फरार है। शूटर्स अंडर अरेस्ट हैं, हैंडलर्स कहां हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस ने तीनों शूटर की पहचान कर ली, जिसमें से 2 तो गिरफ्तार, दो को जो है कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और एक की पहचान कर ली गई है, जिसमें से 3 शूटर थे, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश और एक हरियाणा का बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो चौथा शख्स कौन है जो इन्हें ऑपरेट कर रहा था? क्या वो मुंबई से है या फिर मुंबई के बाहर से है? इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है, और हो सकता है कि इसको लेकर जल्द ही मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वो खुलासा कर सकती है, क्योंकि 2 शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी थी, तीसरे की पहचान जो है वो कर ली गई है। हो सकता है कि पुलिस के पास इसकी पुख्ता जानकारी हो कि चौथा ऑपरेटर कौन है। उसकी धरपकड़ के लिए, उसको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें जो है महाराष्ट्र से रवाना हो गई है। इस बीच में आपको तस्वीर दिखा देता हूं बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर की। कूपर अस्पताल से उनका पोस्टमार्टम जो है वो करके उनका जो पार्थिव शरीर है वो बाबा सिद्दीकी के घर के पास घर में लाया गया है। ये मकबा हाइट्स है, और यहाँ पर ही बाबा सिद्दीकी अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, और यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है। बताया जा रहा है कि जो उनके चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करेंगे। उसके बाद शाम को यहाँ से जो है जनाजे की नमाज अदा करने के बाद उनका अंतिम यात्रा मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान की ओर जो है वो रुख करेगा। उनके घर के बाहर इस समय पुलिस के पुख्ता सुरक्षा के जो है इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बलों के जवानों को तैनात किया गया है। उनके घर की तरफ आने वाले जो सड़क है वहां पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से जैसे ही खबर मिली कि बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है वो की गई है, उसके बाद लीलावती अस्पताल में किस तरह से भारी महाराष्ट्रातील पक्ष भाजपने फोडले। मराठी माणसाचा स्वाभिमान असलेली शिवसेना आणि राष्ट्रवादी भाजपने कट कारस्थानकडून फोडली। शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव नाही, त्यामुळे दररोज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत। सरकारला याचं कसलंही गांभीर्य नाही, हे पैसे कमवण्यात मशगूल आहेत।
महाराष्ट्रात पेपरफुटी होत आहे. या पेपरफुटीनेच महाराष्ट्रातील युवकांच्या भविष्याची वाट लावली आहे. महाराष्ट्रातील विविध प्रोजेक्टला तडे गेले आहेत. टोल भरूनही महाराष्ट्रातील प्रोजेक्ट कोसळत आहेत. रस्त्यांना तडे जात आहेत. एकही दर्जेदार काम नाही. महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अपमान या सरकारने केला आहे. अनितीने सरकार चालवून महापुरुषांचे विचार पायदळी तुडवले आहेत. या खोके सरकारने जिकडे जाऊ तिकडे खाऊ हे धोरण राबवले असून यांना महाराष्ट्राचे आणि राज्यातील जनतेचे सोयच सुतक नाही. या सत्तेसाठी आणि स्वार्थासाठी बेधुंद झालेल्या लोकांना आता जागा दाखवण्याचे जनतेने ठरवले आहे. युवकांचे रोजगार, महिलांची सुरक्षा, कामगारांचे हक्क आणि शेतकऱ्यांचा जीव हिरावून घेणाऱ्या या महाराष्ट्रद्रोही युतीला जागा टाकून देऊ. मुंबई से जहां पर इस वक्त महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो मौजूदा सरकार है महाराष्ट्र की, उसको लेकर पिछला जो उसका कार्यकाल रहा है उसको लेकर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो किसानों की आत्महत्या का मामला हो या फिर क्राइम का मामला हो। सुरक्षित कौन है महाराष्ट्र में, इसी को लेकर सवाल किया जा रहा है। इसमें खुद शरद पवार मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे हैं कांग्रेस की तरफ से, पृथ्वीराज चव्हाण और नाना पटोले भी हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक, लगातार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। इंद्रजीत का रुख करेंगे। इंद्रजीत, सवाल उठ रहे हैं लगातार और इस सब के बीच महाविकास आघाड़ी जो है, शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट का गठबंधन, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है यहां पर और इस सरकार के कार्यकाल और इसकी मौजूदा कार्यप्रणाली को लेकर सवाल कर रहा है। यानी एक तरफ इतना बड़ा क्राइम, दूसरी तरफ अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल है और पूरा जो सरकार का कार्यकाल रहा उसको लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सामने चुनाव है। जी बिल्कुल, चुनावी साल है, निश्चित तौर पर विपक्ष इसको भुनाएगा और विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। जिस तरह से पुणे में घटना हुई और मुंबई में इतने बड़े राजनेता और कारोबारी की हत्या पब्लिक प्लेस पर होती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको जरूर भुनाएगा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सीट शेयरिंग को लेकर होनी थी, लेकिन अब बताया जाता है कि जिस तरह से आपने प्रोमो देखा उसमें जिस तरह से सरकार की कमियां हैं उसको दिखाया गया। इसके अलावा किसानों को लेकर सरकार ने क्या नहीं किया, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पे हमले किए जाएंगे। और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू अभी करंट है और एक राजनेता की हत्या हुई है, वो भी ऐसे राजनेता की हत्या हुई है जो सरकार में शामिल दल का हिस्सा था, तो कहीं न कहीं इसको लेकर सवाल निश्चित तौर पर आज विपक्ष वहां पर उठाएगा। लेकिन जो ये बैठक होनी थी पहले सीट शेयरिंग को लेकर होनी थी, क्योंकि किसी भी पल यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा होने वाली थी और इस बीच ये हत्या हो जाती है। इस वक्त मैं अभी जो मौजूद हूँ, ये कोर्ट परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो 2 शूटर मौका वारदात से पकड़े गए थे उनको यहाँ पर लाया जाने वाला है। यहाँ पर देखिए कि भारी पुलिस बंदोबस्त है। इसके अलावा बताया जाता है कि दोनों का जो मेडिकल चेकअप है वो जीटी हॉस्पिटल में चल रहा है। मेडिकल चेकअप के बाद दोनों को यहाँ पर लाया जाएगा। इसके बाद पुलिस उनके रिमांड की मांग करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। अभी तक की पूछताछ में तीसरे जो उनका साथी था उसकी पहचान कर लिया है पुलिस ने। लेकिन पुलिस ये भी जानना चाहेगी कि आखिर इस हत्या के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि ये जो है सुपारी किलर हैं, इनके पीछे की लिंक क्या है, कौन चौथा शख्स था जो उनको गाइड कर रहा था, क्या वहाँ पर कुछ दूर पर वो शख्स मौजूद था और उसके पीछे की कड़ी क्या है। हालांकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मामले में जिम्मेदारी ली है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है उसको पुलिस वेरीफाई कर रही है कि ये सही है नहीं है, या जांच भटकाने के लिए। तो कई सारी बातें हैं जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। कुछ ही देर में यहाँ पे आरोपी को लाया जाएगा, दोनों आरोपियों को, और उसके बाद पुलिस रिमांड लेगी और रिमांड के बाद पुलिस कुछ और खुलासा करेगी। मुंबई पुलिस की एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें जानकारी देगी कि अभी तक की जाँच में क्या मिला है। एक एंगल ये भी इसमें सामने आ रहा है कि हो सकता है कि जो चूँकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थे बाबा सिद्दीकी, कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो ये सारे प्रोजेक्ट को लेकर कोई झगड़ा तो नहीं था, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि बहुत सारा कैश लगा होता है और कैश के लेन देन में बिल्डरों के बीच भी कुछ झगड़ा हो जाता है। तो सुपारी किलिंग की बात तो सामने आ गई है, लेकिन ये सुपारी किलिंग
क्यों हुई, किसके कहने पर हुई, ये अभी सामने आना बाकी है और इसको लेकर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ठीक है इंद्रजीत, आप बने रहेगा। इंद्रजीत मेरे सहयोगी कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद है, जहां पर अब से कुछ ही देर में दोनों आरोपी जो गिरफ्तार हो चुके थे कल रात, उनकी पेशी होनी है। फिलहाल जैसा कि इंद्रजीत जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त उनका हॉस्पिटल में मेडिकल चल रहा है और इसके बाद सीधे उन्हें यहां पर कोर्ट लाया जाएगा, यहां पर उनकी पेशी होगी। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस रिमांड मांगेगी ताकि आरोपियों से और ज्यादा सवाल जवाब हो सके, उन्हें रिमांड पर लिया जा सके, खुलासे हो सके। राहुल पांडे भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और इस सबके बीच अंकुश जायसवाल का रुख करेंगे। अंकुश, सलमान खान के घर के बाहर 3 गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इस वक्त मौजूद है। अंकुश, ये पूरी कहानी अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन को हम जोड़ें तो यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि सलमान खान के घर के सामने वाला जो पार्क है वहां पर उनके पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और वहीं पर LBGB के नाम से एक धमकी मिली थी सलमान खान को लेकर और उसी के बाद इस धमकी को वेरीफाई किया गया। बाद में फिर और धमकियां आने लगी सलमान खान के घर को टारगेट करते हुए। फायरिंग भी अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त में की गई थी पिछले दिनों ही। और अब सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी को यूं इस तरह से उनका मर्डर कर दिया जाना, तो सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो है ही, लेकिन सवाल यह कि किसी को भनक तक नहीं लगी। 1 महीने तक मुंबई के कुर्ला इलाके में आरोपी वहां थे, बाबा सिद्दीकी को फॉलो कर रहे थे, रैकी कर रहे थे। आज बिल्कुल सही कहा आपने। आरोपी 1 महीने तक कुर्ला इलाके में रह रहे थे, वहाँ पे रेकी कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी घर से कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे घर वापस पहुँचते हैं, उनका दिनचर्या किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाबा सिद्दीकी अक्सर जाया करते हैं या फिर ज़्यादातर जाया करते हैं, और उन इलाकों के बारे में भी स्टडी, अगर रेकी करना होता है तो पूरी स्टडी की जाती है, पूरी हिस्ट्री उसकी टटोली जाती है। ये इलाका मौका वारदात को अंजाम देने के लिए सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ अंजाम नहीं देना होता है, अंजाम के बाद वहाँ पे एक सेफ पैसेज की तरह या फिर एस्केप रूट की तरह भी इस्तेमाल करना होता है, इसलिए हर चीज़ की बारीकी से स्टडी की जाती है। तो ये जो आरोपी थे, इन्होंने एक कुर्ला इलाके में उन्होंने घर लिया होता, किराए पे घर लिया होता, 1 महीने से लगातार वो रेकी कर रहे थे, दिनचर्या को स्टडी कर रहे थे और उन्हें वो मौके की तलाश में थे। शनिवार की शाम 9:15 साढ़े 9 बजे के दरमियान, और ये उनको मौका मिल गया क्योंकि दशहरा का दिन था, मुंबई में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लोग जिस इलाके में ये वारदात हुई वो काफ़ी व्यस्त इलाका है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और उस वक्त जो है माता रानी जी का जुलूस भी निकल रहा था विसर्जन के लिए। माता रानी की जो प्रतिमा है वो विसर्जित करने के लिए लोग निकले हुए थे, तो पटाखे भी फोड़े जा रहे थे। ऐसे में उनको ये मौका मिल गया था अपने मौका वारदात को अंजाम देने का, अपने काम को अंजाम देने का। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो फेलियर तो ज़रूर है और अच्छे से प्लानिंग उनके द्वारा की गई थी, लेकिन 2 आरोपी जो शूटर है वो मौके से पकड़े गए और तीसरा जो है वो फरार हो गया और उसकी भी पहचान यहाँ पर कर ली गई है। और अगर बात करें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, तो हाँ, ये गैलेक्सी अपार्टमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि अप्रैल महीने में यहीं से शुरू हुई थी। सलमान खान के इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर्स है वो बाइक पर आए थे और सुबह तड़के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग की थी इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में। कई जो गोली की जो निशान है सलमान खान के घर के बाहर भी लगे थे और उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर सवाल खड़ी किए गए थे। बाद में सलमान खान की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया था Y+ श्रेणी में, और पहले ही से धमकियां दी जा रही थी। तो सलमान खान को आर्म्स लाइसेंस सलमान खान ने अप्लाई किया था, तो उसको मुंबई पुलिस ने आर्म्स लाइसेंस इशू भी कर दिया था। तो अगर पूरी कड़ी देखें, क्योंकि बार बार पब्लिक डोमेन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये स्टेटमेंट लगातार आते रहे सलमान खान के प्रति कि वो सलमान खान को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये अभी ट्रेलर है, फिर उसके बाद डेमो देखिए और फिर पूरी पिक्चर बताएगी। तो देखिए, अगर ये पूरी अगर कड़ी देखे, क्योंकि पनवेल के फार्म हाउस में भी जाके सलमान खान के लिए उन्होंने रेकी की थी, तो अगर पूरी कड़ी को देखे, पूरे अगर सीक्वेंस को देखे, तो इशारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ ही जाता है। हालांकि बस अभी ये कह रहे हैं कि ये सूत्र के हिसाब से जानकारी है, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि मुंबई पुलिस एक छोटी सी ब्रीफिंग दे, क्योंकि मुंबई पुलिस इस बात मुंबई पुलिस का इंतजार किया जा रहा है इसलिए भी क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेशी भी होनी। इंद्रजीत कोर्ट परिसर से हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश। जैन साहब, जिस तरह का एक बड़ा हाई प्रोफाइल यहां पर मर्डर कर दिया जाना है एक बड़े राजनेता का, उसमें एक ऐसी गैंग का नाम आना जिसका सरगना इस वक्त सलाखों के पीछे है, लॉरेंस बिश्नोई का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं यहां पर। यह कैसे मुमकिन है कि कोई जेल के अंदर हो और उसके बाद वहां पर एक के बाद एक न सिर्फ धमकियां दे रहा हो, बल्कि उसके इशारे पर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा हो? क्या सब कुछ इतना आसान होता है? ये बहुत दुखद है और बहुत से गैंगस्टर्स
जेल के अंदर से ऑपरेट करते हैं। यूपी में भी जेलों से पहले बहुत से गैंगस्टर्स ऑपरेट करते थे, फ्रीली अंदर मोबाइल पहुंच जाते थे। उस पर अब बहुत सख्ती की गई है। एसटीएफ और जो डीजी जेल हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत नकेल कसी है, जिससे कि मोबाइल ना पहुंच सके अंदर, उनका कोई बाहर के लोगों से संपर्क ना हो सके। देखिए, हमें ये ध्यान रखना होगा, जेल में बहुत से अपराधी बंद रहते हैं और किसी के भी माध्यम से कोई भी संदेश बाहर भेजा जा सकता है। इनमें से जो बहुत से अपराधी हैं जो कि इसमें आ रहे हैं, फेसबुक लाइव पे पोस्ट कर रहे हैं, वो सब विदेशों में बैठे हुए हैं। उनको ला पाना एक बड़ा दुरूह कार्य है। बहुत से नॉन टेररिस्ट हैं जो कि कनाडा में बैठे हैं, उनको वहां से एक्सट्रेडिशन हम नहीं करा पा रहे हैं। पूरा प्रयास कर रहा है इंडिया कि वो जो सिख फॉर जस्टिस के टेररिस्ट हैं उनको यहाँ लाया जाए। तो अब इसमें 2 पकड़ गए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे सारा खुलासा हो गया होगा। और भी जो हैं बाकी सारे स्टेट के पुलिस फोर्सेस जहां जहां से सहयोग मांगा जाएगा, और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, एनआईए, आईबी, सब इसमें एक्टिव हो गए हैं और जल्दी इनको पूरा। लेकिन सवाल वही सर, शूटर्स तो पकड़े गए, लेकिन हैंडलर्स का क्या? हैंडलर्स का क्या? आपसे हम लगातार इसको लेकर बात करते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। थोड़ी देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। मेरे सहयोगी इंद्रजीत लगातार कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं और ये तीसरा आरोपी जिसकी तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं, ये अभी फरार है, लेकिन इसकी पहचान हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है, इसका नाम शिव कुमार है। 2 आरोपी जो गिरफ्तार है इस वक्त, उसमें से एक हरियाणा के कैथल का रहने वाला है गुरमैल सिंह, दूसरा भी उत्तर प्रदेश के बहराइच का ही था। सवाल अब इसी को लेकर, धर्मराज और गुरमैल की तो कोर्ट में पेशी होगी क्योंकि कल रात ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। तीसरे की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी वो फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। सिद्दीकी के मर्डर के पीछे कौन है, सबसे बड़ा सवाल इसीलिए। शूटर्स को लाने वाला कौन है, हैंडलर्स इसका कौन है, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसके जवाब का भी इंतजार है। लेकिन क्या इतना आसान है? जिस तरह के कनेक्शंस अब यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, कानून व्यवस्था को लेकर है। जिस तरह से एक बड़े हाई प्रोफाइल राजनेता को निशाना बना लिया गया, बड़ा सवाल इसको लेकर भी है कि अगर इसमें लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आता है तो कैसे सलाखों के पीछे कोई आरोपी वहां पर है और वो सब कुछ ये हैंडल कर ले। मेरे सहयोगी राहुल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत से पहले बात करें थे। इंद्रजीत, कितना और वक्त लगेगा आरोपियों की पेशी में? जी बिल्कुल, किसी भी वक्त आरोपियों की पेशी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि मुंबई पुलिस अभी उनका जो मेडिकल टेस्ट है वो करवा रही है। मेडिकल टेस्ट के बाद यहाँ पर कोर्ट परिसर में उनको लाया जाएगा। देखिए कि कोर्ट परिसर में सुबह से ही पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। पुलिस की जो 2 गाड़ियाँ हैं कोर्ट परिसर में वो खड़ी हैं। इसके अलावा जहाँ पर मेडिकल चल रहा है वहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त है। इसके बाद पुलिस उनकी कस्टडी लेगी और कस्टडी के बाद कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। कस्टडी के बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी और जो आगे की कड़ियां हैं वो जोड़ेंगी। लेकिन अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें जो तीसरे जो उसका साथी है उसकी शिनाख्त हो गई है और किस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया, कितने दिन रुके, कैसे उन्होंने रेकी की, ये सारी जानकारी मुंबई पुलिस को इन आरोपियों ने दे दी है। लेकिन आगे की जानकारी कस्टडी के बाद मिलेगी और मुंबई पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर इसलिए भी कदम रख रही है क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है, एक राजनेता से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें कई सारे एंगल की जाँच की जा रही है क्योंकि जो पैटर्न है वो निश्चित तौर पर जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग हमेशा इसी तरह से पहले रेकी करवाता है, वहाँ पे कुछ दिन तक उसके शूटर ठहरते हैं और उसके बाद किसी की हत्या करते हैं। तो निश्चित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब इसकी जिम्मेदारी ली है, तो पैटर्न बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस इसमें फूंक फूंक कर कदम इसलिए रख रही है कि हो सकता है कि जांच को भटकाने के लिए भी इस तरह का किया गया हो। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस इस मामले की पूरी तरह से जाँच कर रही है और जब एक कोर्ट में की पेशी संपन्न हो जाएगी इसके बाद मीडिया को ब्रीफिंग भी करने वाली है पुलिस, तब बताएगी कि तीसरा जो आरोपी है वहाँ
वो कहाँ तक पुलिस उसके पास तक पहुंची है या नहीं। पुलिस उसको ट्रैक करने के लिए करीब 15 टीमें लगाई हैं। मुंबई से बाहर भी टीमें गई हैं। पुलिस को डाउट है कि वो मुंबई से बाहर निकल गया होगा, तो मुंबई से बाहर भी टीमें गई हैं, लेकिन अभी तक उसको ट्रैक नहीं किया गया। पहचान उसकी ज़रूर हो गई है, पूरी तरह से उसके घर का पता लगा लिया गया है, लेकिन अभी तक ट्रैक उसको नहीं कर पाई है। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्दी उसको भी ट्रैक कर लिया जाएगा, साथ ही आगे की जो कड़ियां हैं वो भी जोड़ ली जाएंगी। ठीक है, ये साफ एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से आया? जो धमकियां दी जा रही थी एक प्रोजेक्ट को लेकर, या फिर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से जो अब दावा किया जा रहा है कि वो इसके पीछे हैं? आप बने रहेगा इंद्रजीत, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस वक्त आपकी बता दें, एक और बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त, राहुल पांडे से लेकर तमाम मेरे सहयोगी हैं। मुंबई में सीएम आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, दोनों डेप्यूटी सीएम के बंगलों की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। सलमान खान के घर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि 3 गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान खान रहते हैं वहां पर इससे पहले हवाई फायरिंग भी की गई थी। कैसे वहां पर तड़के सुबह आकर शूटर्स ने फायरिंग की थी और इसके बाद वहां पर चले गए थे। तो इस सब के पीछे बड़ी खबर मुंबई में अब लगातार चूंकि ये हो रहा है, चूंकि 3 गैलेक्सी अपार्टमेंट का जिक्र हो रहा है, तो एक छोटा सा रिएक्शन अंकुश जायसवाल से ले लेते हैं। वो इस वक्त वहीं पर मौजूद है, सलमान खान के घर के बाहर ही। अंकुश, किस तरह की सिक्योरिटी वहां पर है? देखिए, अप्रैल महीने में जो सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उसके बाद ही सलमान की जो सिक्योरिटी उसे बीफ अप कर दिया था। लेकिन अब जो कल की शनिवार की रात की घटना है, उसके बाद मुंबई पुलिस और भी अलर्ट कर रही है। यहाँ पे आपको गेट पे दिखाई देगा, सलमान खान की सुरक्षा में निजी पुलिसकर्मी तो रहते, निजी उनके सुरक्षाकर्मी तो रहते ही है, साथ में पुलिस का एक अच्छा खासा गहरा भी रहता है। Y+ सिक्योरिटी सलमान खान को दी गई है। घर के बाहर हमेशा इस तरीके के जवान जो है, पुलिस के 36 जवान जो है पूरी तरीके से सुरक्षा में तैनात रहते हैं। 18 की शिफ्ट में, यानी 18 जवान एक शिफ्ट में होते हैं और 18 जवान एक शिफ्ट में होते हैं। इसमें खास करके जो API लेवल के जो अधिकारी है, तो है उनके पास ये सुरक्षा का जिम्मा होता है। तो सलमान की सुरक्षा पहले से ही Y+ कैटेगरी में अपग्रेड की गई थी। उनको जो उन्होंने जो आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, आवेदन किया था मुंबई पुलिस कमिश्नर को, उसे भी स्वीकार कर दिया गया था। यानी सलमान खान के पास अपने खुद का रिवॉल्वर भी है अपनी सेफ्टी के लिए, जब भी अपनी सेफ्टी के लिए। तो कुल मिलाकर सलमान खान की सिक्योरिटी पहले से बीफ अप की गई थी, यानी बढ़ाई गई थी सुरक्षा। और अब जब शनिवार की रात की घटना हुई है, क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई का अगर नाम इसमें सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमेशा कई बार लॉरेंस बिश्नोई इस बात को कह चुका है कि सलमान खान को किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। और जो सलमान खान की जो उनके मददगार है, जो उनके काफी करीबी दोस्त है, उनको भी निशाना बनाएंगे। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं थी। सलमान खान अक्सर बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी में जरूर जाते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में काफी मनमुटाव हो गया था, दोनों सुपरस्टार एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इसमें बाबा सिद्दीकी ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। इफ्तार पार्टी के दिन दोनों के रिश्तों में जो बर्फ थी वो पिघल गई थी। तो बाबा सिद्दीकी ये कद रखते थे बॉलीवुड के जो सर्कल में, और खास करके खान परिवार से उनके काफी करीबी संबंध थे। ऐसे में ये भी एक एंगल जो है मुंबई पुलिस टटोल रही है, क्या सलमान खान के करीबी होने की सजा तो बाबा सिद्दीकी को नहीं मिली। अंकुश बने रहेगा, नजरें बना रखें। राहुल पांडे बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर इस वक्त वहां पर मौजूद है, एक अपडेट उनसे भी ले लेते हैं। बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर जो है, उनका जनाजा इस वक्त पहुंच चुका है उनके घर पर। तमाम VIP मूवमेंट वहां पर भी रहेगा। वहां किस तरह के हालात, किस तरह की सिक्योरिटी, राहुल पांडे? जी बिल्कुल मकसूद, कुछ ही समय पहले यहाँ पर बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर जो है कुपर अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए उनके घर पर लाया गया है। उनके घर के बाहर की ठीक तस्वीर आप देख सकते हैं, मकबा हाइट्स है। अब से कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की नेता जो रही प्रिया दत्त, वो बाबा सिद्दीकी के घर पर पहुंची हैं और लगातार यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन जो है वो उनके चाहने वाले, उनके रिश्तेदार जो है वो इसी मकबा हाइट्स में उनका जो घर है, जहाँ पर उनका डेड बॉडी रखा है, वहां पर करने के लिए पहुंच रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहां पर पुलिस की ओर से किए गए हैं। DCP लेवल के अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद है। इसके अलावा मुंबई पुलिस के जितने भी अन्य सीनियर अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है, क्योंकि कई अन्य VIP भी जो है वो बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए कभी पहुंच सकते हैं, क्योंकि सुबह शाम तक बताया जा रहा है कि 6 से 7 बजे तक उनका पार्थिव शरीर इसी उनके घर पर रखा जाएगा। उसके बाद शाम 7 बजे के आसपास
एक जनाजे की नमाज जो है वो अदा की जाएगी और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से मुंबई के मरीन लाइंस स्टेशन के पास जो बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ के लिए रवाना होगी और वहाँ पर पूरी तरह से राजकीय सम्मान के साथ उन्हें जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा और इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारी भी जो है वो शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद कहा है कि बाबा सिद्दीकी का जो अंतिम संस्कार है पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें जो है आज बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फिलहाल आपको फिर एक बार हम तस्वीरें दिखा सकते हैं कि ये उनके घर के ठीक बाहर की सड़क है। आप किस तरह से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, घर के बाहर पुलिस के जवान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। दंगा नियंत्रण फोर्स को भी राइट्स कंट्रोल फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और बाबा सिद्दीकी के घर पर उनके चाहने वालों के पहुँचने का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। बाबा सिद्दीकी का पूरा परिवार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किसी भी तरह की ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो इसका ध्यान जो है पुलिस की ओर से बाकायदा रखा जा रहा है, क्योंकि लीलावती अस्पताल से जो तस्वीर कल सामने आई थी वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि वहाँ पर हजारों के संख्या में उनके समर्थक जो है वो लीलावती अस्पताल के बाहर डट गए थे जब उनके हत्या की खबर जो है सामने आई। इसी को ध्यान में रखकर पुलिस ने उनके घर के बाहर जो सड़क है, मेन सड़क है, वहां पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और उनके घर के आसपास लोगों को जमा होने से भी पुलिस की टीम लगातार रोक रही है। जी वक्सूद, क्योंकि लगातार वीआईपी मूवमेंट वहां पर रहेगा, बने रहेगा लगातार। फॉर्मर डीजीपी ए के जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जरा बताइए, क्या इतना आसान है, अगर चूंकि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आने की बात हो रही है, जेल के अंदर बैठकर ऑपरेट करना क्या इतना आसान है? आपको याद होगा इससे पहले मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का किस तरह से सरेराह उनका कत्ल कर दिया गया था। क्या सब कुछ इतना आसान है कि आप सलाखों के पीछे भी रहें और गैंग को भी ऑपरेट कर लें? देखिए, कहीं ना कहीं तो लूप होल है ही जेल की सिक्योरिटी में। तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाता है, फिर भी अगर वहां से बाहर कोई ऑर्डर्स पहुंच रहे हैं कि फलाने को एक्सटॉर्शन थ्रेट देनी है, फलाने को पकड़ना है, फलाने की किडनैपिंग करनी है, इसका मर्डर करना है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं खामियां तो हैं और उन खामियों को दूर किया भी जाना चाहिए, क्योंकि इसका एक बड़ा खराब एक संदेश पूरे देश में जाता है कि जेल से बैठकर हत्याएं कराई जा रही हैं। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसमें जो है वो सख्ती बरतनी होगी जेल स्टाफ को। और वहां पर मैं समझता हूं कि ऐसे लोग भी लगाए जाने चाहिए जो कि हर समय निगाह रखें कि भाई कौन किससे मिल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही हो, इसमें कोई प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर भी कोई बात हो सकती है। बहुत से गैंग अपना नाम एक चमकाने के लिए एक तुरंत से डाल देते हैं कि इसमें इसको हमने कराया है। अभी इसको वेट एंड वॉच रखना चाहिए हमें, क्या मुंबई पुलिस किस निष्कर्ष पे पहुंचती है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड को सुनाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस सबके बीच जो बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ती गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों डेप्यूटी सीएम, उनकी भी सुरक्षा में यहां पर इजाफा किया गया है। इस सब के बीच लगातार मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर बात करने के लिए। फॉर्मर डीजीपी ए के जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। सवाल, अगर ये कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई वाला निकलकर सामने आ रहा है, वो जेल में बैठकर इंटरव्यू भी दे देता है वीडियो कॉल पर, वो जेल में बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट भी कर लेता है, तो फिर सवाल तो उठेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर, सवाल उठेंगे एक हाई प्रोफाइल राजनेता जो कि 3 बार का विधायक, 1 टर्म का मंत्री रहा हो, राज्य मंत्री, क्या इतना आसान है उसे निशाना बना लिया जाना? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सालों के बाद मुंबई में इस प्रकार की एक किलिंग हुई है और मुंबई पुलिस और जो प्रदेश की और एजेंसीज हैं और अन्य प्रदेशों की एजेंसीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इसमें पूरा जोर लगाएंगी जिससे इस प्रकार की घटनाओं, देखिए महाराष्ट्र में चुनाव भी आने वाले समय में होने हैं और इस प्रकार की घटना घटित होना एक इनसिक्योरिटी पैदा करती है। तो इसमें अभी देखिए, इसमें सारी कार्रवाइयां चलेंगी। मुंबई पुलिस को अगर कंफर्मेशन मिल जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई इसमें है तो उसके नाम भी नामजद एफआईआर होगी और उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेके मुंबई लाकर उससे पूछताछ की जाएगी तिहाड़ से
और सारे तार जो हैं किसके कौन कौन बीच में इन्वॉल्व थे, कि 1 दर्जन लोग हैं, 1.5 दर्जन लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने रैकी कर रहे थे, कितने एडवांस पार्टी में थे, कितने किलिंग पार्टी में थे, ये सब जो हैं ये सारी चीजें निकल के आएंगी और उन पर बड़ी सख्त कार्रवाई की भी जानी चाहिए। ये इस समय नेशनल इंटरेस्ट में है। क्योंकि सवाल इसी को लेकर है कि जेल के अंदर बैठा कोई शख्स कैसे ये पूरा गैंग चला रहा है, और मुंबई में बड़े दिनों बाद इस तरह का मामला सामने आया है। हालांकि इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर जिस तरह की फायरिंग हुई थी तब सवाल जरूर उठ रहे थे। ठीक कह रहे हैं आप। सलमान खान से तो एक व्यक्तिगत उसका एक वो है, वो ब्लैक बक की हत्याओं को लेके और वो जो चिंकारा मारा था उसको लेके वो धमकी दे चुका है, क्योंकि वो वहीं का है, राजस्थान का बिश्नोई, तो वो एक पर्सनल है, वो तो बात समझ में आती है। पर बाबा सिद्दीकी से केवल इस बात पे बाबा सिद्दीकी का असैसिनेशन करा दिया जाए कि वो सलमान खान के करीब है, ये मेरे गले तले नहीं उतर रहा है। इसको जो है इसमें इसमें कोई या तो बहुत बड़ी लैंड डील है, या इसमें बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, या इसमें और भी माफिया इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको पता होगा मुंबई में पहले अंडरवर्ल्ड बड़ा एक्टिव था, और वहां की क्राइम ब्रांच ने और पुलिस ने सब पूरा साफ कर दिया अंडरवर्ल्ड एक तरीके से। अब वो स्थिति नहीं है, और ना पहले बिल्डर्स पे गोली चलती थी, फिल्म वालों पे गोली चलती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट पे चलती थी, वो परिस्थिति नहीं है। इसको बतौर चैलेंज लिया जा रहा है। यूपी एसटीएफ भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है, और हरियाणा की पुलिस भी इसमें लगी हुई है। जहां जहां से जो सहयोग मांगा जाएगा गिरफ्तारियों में, इनके कौन कौन एसोसिएट्स हैं, कौन कौन इनके करीब हैं, कौन वहां रहते हैं, कहाँ हैं। अभी तो देखिए सर्विलांस से और कॉल डिटेल से और डिजिटल जब इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट की जाएगी, एक एक बात पता चल जाएगी। इसमें कोई बात छुपने वाली नहीं है। किसने किससे कांटेक्ट किया, किसने आगे क्या किया, सब निकल कर आ जाएगा। ठीक, जैन साहब प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से बता दें शूटर्स की तमाम डिटेल्स, कब से वो वहां पर थे, कब से शूटर्स जो है वहां पर मौजूद है। देखिए 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला में रह रहे थे शूटर। वारदात से पहले मुंबई के शूटर्स कुर्ला में थे। 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला में शूटर्स रह रहे थे, और इसके बाद कुर्ला में किराए का रूम लेकर वहां पर पहुंचे। हर महीने कमरे का 14,000 रुपए का किराया भी दिया जा रहा था। वारदात से पहले करीब 1 महीने तक इन्होंने बाबा सिद्दीकी की रैकी की, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है। और बाबा सिद्दीकी के न सिर्फ घर बल्कि उनके ऑफिस की रैकी भी की गई, और वारदात से पहले काफी देर इन्होंने बाहर इंतजार किया। बताया यही जा रहा है कि टैक्सी में सवार होकर आए थे, और जैसे ही इन्हें मौका मिला, चूंकि दशहरे का मौका था, पटाखे वहां पर चलाए जा रहे थे, इस सब के बीच में उन्होंने इसका फायदा उठाया और इस वारदात को अंजाम देकर वहां से चले गए। तो सवाल कई सारे हैं। सवाल इसलिए भी दरअसल उठ रहे हैं, क्या इतना आसान है एक राजनेता, एक बड़े हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी को यूं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मार दिया जाना, ऐसे वक्त में जबकि उन्हें पिछले दिनों ही थ्रेट मिली हो, धमकी मिली हो। तो लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल उठ रहा है उसको लेकर किसकी जिम्मेदारी तय होगी, कौन जवाब देगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन